हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक बेबस पिता और माता पर आधारित है जिसको सुनकर हर वो आंखें रो पड़ेंगी जो वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। कहानी को पूरा पढ़िए, बहुत ही दर्द भरी और ज़बरदस्त कहानी है। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है, हकीकत पर आधारित है। सुमैया महमूद एक आम आदमी सा घरेलू कामों में रहा करते थे। मियाँ बीबी में बहुत ही मोहब्बत की चाह थी। मेरे पति महमूद बहुत ही अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। दोस्तों, शादी के बाद उनके ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी न था। ऐसी हालत से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी मुझे, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी मैं। महमूद का छोटा सा घर, कम सैलरी, ना कोई नौकर चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले ही घर के कामकाज नहीं संभलते थे मुझसे। महमूद भी अपने माँ बाप के इकलौती संतान हैं। अनुपम रावत उनके आबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी की 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा हिस्सा में बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वह महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घन चक्कर बने गुजरना पड़ता था। दोस्तों, एकदम से पूरे दिन चक्री बनी रहती थी घर के कामों में। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते कि लेटते ही सो जाते। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई ऊपर से और खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ नहीं यहाँ पर नहीं हैं, दुबई घूमने फिरने गए हैं। यह उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो बता देना। देखने में तो बड़े अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी भी छाई हुई थी। सर के सारे बाल भी सफ़ेद थे, नज़रें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। वे सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी? हाँ, उनके आने से एक ज़रूर काम आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे। फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते कि मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो बिटिया, मैं भी कोई काम कर दूँगा। पुराना साल लिबास पहने हुए और रुमाल अटकाए वह गर्मी में माथे का पसीना पूछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते मुझे थोड़ा सा सहारा देने के लिए। वो मेरे पिता की उम्र में थे। मुझे उन्हें काम करते हुए भी देखती तो शर्म आती थी। बड़े मियाँ आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा
हुक्म पूरा करना आप पर ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत अच्छी हो गई थी। बाज़ार की चीज़ों में उनसे मंगवा लेती और 7 बजते ही वो अपनी वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते कि बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती हाँ जाए तो कह देते कि मुझे 10 रुपये दे दो। ऐसे ही मेरे पास अक्सर 10 रुपये ले जाते थे। रोज़ ही मांगते थे और 10 रुपये ले जाते वक्त एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख ले, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे कि बेटा सिर्फ 10 रुपये ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपया ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो वो बर्तन धोने लगते, कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी तब वो मेरे बच्चों के बारे में बात कर लेते। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते मुझसे। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई और चेहरा एकदम से टेढ़ा सा होने लगा। फिर मुझे गुस्से से देखने लग गए। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ। मैं उनसे नज़रें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी कि उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए, बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खैर अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लग गए थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछा कि बड़े मियाँ असलम साहब की बीबी का तो कहीं आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। बस एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगे मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर हैं तो नखरा तो उठाना ही पड़ेगा। बस काम से मतलब है हमें तो। वो लापरवाही भी खाने लगे थे थोड़े से। बड़े मियाँ असलम साहब आपके तनख्वाह क्या देते हैं? नहीं, सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे जोर से एकदम से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिए। मैं जरा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोरों पर थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीने ऊपर चढ़ा के आटा गूंद रहे थे। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़े तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसा बुरी तरह से हाथ जला हो इनका। बड़े मियाँ ये कैसे जला हुआ था? वे सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल एकदम से दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में से गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीने नीचे की ओर की और फिर से बर्तन धोने लग गए, लेकिन चेहरे पर एक ही गठासी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा बिल्कुल शक होने लगा था कि शाम को 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें और कुछ देर और रुक जाए, लेकिन नहीं, बस जाने की जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीबी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम महमूद मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जो सौदा सलामत रहे, तुम्हारा जोड़ी सलामत रहे। बड़े मियाँ आपको बड़ी आमा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतजार में रहती होंगी। मेरी बात एक उलझन में उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बेटियाँ,
मेरे इंतज़ार में ही होती हैं कि मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह ताकने लगती हैं। घर जाता हूं तो उनके पास बैठता हूं, पोतियां आकर गले लग जाती हैं, हाथ झूमते हैं दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर सिर पर बिल्कुल प्यार से पानी का गिलास लेकर आती है। बाबा मियाँ खाना गरम है, कहिए तो लगा दूं, लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती हो। मुझे उस रोज़ इनकार करते हुए थोड़ी सी शर्म आती है। फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके मारे आते हो, फिर मुझे क्यों थोड़ा सा हाथ पैर दबाते हो? मैं भी दिन भर काम करता हूँ क्या? महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कहता है अब्बा मियाँ जब तक आपकी सेवा न कर दूँ मुझे नींद नहीं आती। यह उनकी बातें सुनकर मैंने कहा बहुत है जो माँ बाप की इतनी सेवा करती हैं। फिर बड़े मियाँ बोले असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे न बता दे उसे कहाँ चैन पड़ता, बस उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, आंख लग जाती। ये कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ उम्र गुजर गई जमीली, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी स्थापित करने लगे, जो शायद उनकी हंसना अब आंखों में आंसू भर आई थी। असलम मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो बड़ी करती है, औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल जमीला की तरह बातें करती हो, सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मुस्कुराते हुए बोले आप नौकरी क्यों करते हैं? बड़े मियाँ मेरे सवाल पर वो फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आती तो कई घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते, कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही बस उठकर चले जाते, तब भी बिना जवाब दिए ही बस उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रही हैं। नहीं, महमूद से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देते ही हैं, जिससे उसका गुजार बसर तो हो ही जाता होगा, लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं तो बड़े मियाँ के घर वालों का खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसे दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। महमूद साहब बोले कि वो ले तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा सुमैया देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। महमूद की बात सुनकर उस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी कि ज़रूरी है कि 10 रुपये के नोट से ही आखिर होता क्या है। अगले रोज़ बड़े मियाँ को 10 रुपये का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं और महमूद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिर मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और महमूद ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था, सामने 3 कमरे थे, हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ भी सूख चुके थे, हर चीज़ मिट्टी का ढेर थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी भी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था, वीरानी का राज था। बड़े नियत की चारपाई भी उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, उस पर एक स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था।
बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। जमीला देखो तो सही कौन आया है। अरे तुमको बताया तो था कि बिटिया आने की जिद कर रही है, बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे कदम तो यह सब देखकर वहीं जम गए थे। महमूद की हालत भी मुझसे कुछ अलग थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे कि तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना, तुम पूछती हो कि मैं 10 रुपये क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। ये अब्बा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी, ये कहकर वो मेरे पास आए, राह हाथ थामकर अपनी बावर्ची खाने ले गए, जहाँ की हालत भी बाकी घर जैसे ही है। बिल्कुल काली बावर्ची खाना था। चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए एक कार है, उसी के बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वो मुझे और महमूद को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर महमूद और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने बड़े मियाँ को देखा था। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ बड़े खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था, बहू शायद 19-20 साल की होगी। महमूद की आंखें फैली हुई थी। ये तो असलम सर हैं। महमूद ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मेरे आज तक महमूद के बॉस को नहीं देखा था, बस सिर्फ जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ, आप असलम सर के बाबा हैं? महमूद की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े मियाँ ने बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। महमूद ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। अब वो महमूद के गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। गले लगकर मेरी आँखें ये सब देखकर एकदम से पथरा सी गई थी। मेरे घर बस बार मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या है। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद की नींद चैन सब हराम कर लिए थे। शुरू से ही बिल्कुल रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये मिलते थे, उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सुबह से डिप्टी रात 8 बजे तक की थी। मेरी ड्यूटी सुबह से 8 बजे से लेकर रात तक थी। असलम छोटा था। मेरी बीबी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दी। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगे दबाकर माँ की दिल की बातें सुन सुनकर बीबी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे की हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके जूठे खाने खाने पर मजबूर हैं। पर बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चल बसे। कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी न हुई। हमारे से यह बाल खूबसूरत जवानी, आश्रम की परवरिश और एकदम से ख्वाहिशताज के सम्मान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। असलम अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी। बस
रोज़ के 10 रुपया की सैलरी पर बाकी वो अपने घर का बचा खाना, जूते, कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला के वक्त गुजारा था। साहब की एक ही बेटी थी जिसका नाम गुलनाज है। यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज़ भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाती थी। बात यहीं तक रहती तो तकलीफ़ न देती। असलम की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम दोनों बूढ़े बूढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर बैठ जाऊंगा, तो वक्त में जवानी में बीबी को दे नहीं पाया, वह अब हम दोनों बुढ़ापे में एक साथ गुजारा थोड़ा सा वक्त बिता लेंगे एक साथ में। सोचा तो यही था। जैसी सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की है, बहू भी वैसी ही हमारी भी सेवा करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया। कहा असलम और कहा गुलनाज। असलम खूबसूरत था और मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें आश्रम की गुलामी भी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उसने शादी करने पर वो डटा रहा। बहरहाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलनाज चंद दिन ही हमारे घर की जिन्नत बनी, फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी पूरी ख्वाहिशात पर मिट्टी डालकर अपनी पूरी ख्वाहिशों पर असलम की ख्वाहिशों को पूरा करने में गुजार दी थी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फ़र्ज़ था। वो रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, बहुत समझाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। असलम पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा जाता था, घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब तब देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। जमीला की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापे भी इंतज़ार की नज़र हो गया। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती थी, और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने जमीला को कहीं नहीं जाने दिया। यहीं इसी आंगन में जमीला को दफना दिया। असलम मुझे थोड़ा सा ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। असलम कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के भी बच्चे अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल निकले, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी, एक नौकर की। अब मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क ये है कि अब रफ़ी साहब के बजाय रुपए नौकरी के गुलशेर बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे देख ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि ज़िंदगी नौकरी करते ही गुजरी है, फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब जमीरा को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे। बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीबी ने आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी।
ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर के नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना हो रही है। बेटे अपने माता पिता को उम्र गिराने पर संभाल भी नहीं पा रहे हैं। यही बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिसी माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा एक अपनी माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। आज की दर्द भरी कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप सब ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। लेकिन इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी भी अपने माँ बाप को नौकर मत समझना, अपने सर का ताज समझना। दोस्तों, माँ बाप भी हैं जो हमें इस दुनिया में ले कर के आते हैं और अपनी असली जो हमदर्द है ना हमारे, वो अपने माँ बाप ही हैं। दोस्तों, थैंक यू। राम राम जी सभी को। मिलते हैं अगली कहानी में।